नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का बीएड पेपर भाषा में पाठ्यक्रम कर रहे थे। इसमें हमारे ये टॉपिक चल रहा था कि शिक्षक विद्यार्थी में मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत हम 2 बिंदु कर चुके थे कि छात्र अध्यापक को स्पष्ट निर्देश के द्वारा कि पाठ्यक्रम के दौरान जब कॉलेज में कोई भी प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखकर उन्हें अपने दल का नायक बनाकर उन्हें शिविर का आयोजन करवाकर और हम उनमें इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग देकर और उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमने कहा कि जो वो लेसन बनाते हैं, लेसन में जो क्रिटिसिज्म लेसन बनाते हैं, उसमें जो नई नई अवधारणाओं का टॉपिक लेकर उन अवधारणाओं के जो प्रस्ताव को जो समझाया जाता है तो उसके द्वारा उन्हें बोलने की क्षमता में बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज इसका तीसरा बिंदु लेंगे कि विचारों को विभिन्न समूह के सामने प्रस्तुत करना और उसका क्षमता का विकास करना। जैसे एक ही विचारों को बड़ों के साथ किस तरह से बताया जाता है, मित्रों के साथ किस तरह से बताया जाता है और अपरिचित के सामने किस प्रकार से बताया जा सकता है। जैसे कि हम कोई भी बात कहते हैं तो किसी भी बात को अगर हम बड़ों के सामने कहते हैं तो हमारे जो बोलने का जो तरीका है वह अलग हो जाता है और उसी बात को जब हम हमारे मित्रों के बीच लेते हैं तो हम एक हंसी मजाक के तौर पर और शब्दों का ध्यान में नहीं रखते हुए भी उस बात को कह सकते हैं। और उसी बात को अगर हम हमारे छोटे से बात करते हैं तो हम उसे कहते हुए थोड़ा सा लाड जताते हुए, थोड़ा सा डांटते हुए और अपने शब्दों को परिवर्तित करके और उस बात को कह सकते हैं। तो इन बातों को हम किस तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से उनको बताना और उन्हें कहना कि किस प्रकार से आप जो अपनी बोलने की अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति है, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें चौथा बिंदु है विचारों को विभिन्न संदर्भों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। जैसे कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति के अनुसार ही हम हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे शब्दों को व्यक्त करते हैं। जैसे कि जो हम परिस्थिति देखते हैं, जैसे अगर कहीं पर हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे शोक का माहौल है और तो वहाँ पर हम कैसे बात करेंगे, दुखद बात करेंगे और अपनी जो भावना है वो दुख को प्रकट करते हुए कि बताएंगे। ये थोड़ी ना कि हम कहीं पर शोक पे जा रहे हैं तो हम हंसते हुए जाएंगे, हास्य व्यंग्य की बातें करेंगे, हंसी मजाक की बातें करेंगे, नहीं। और यही अगर हम किसी खुशी के माहौल में जा रहे हैं तो वहाँ पर हम हंसते हुए हमारे चेहरे के जो भाव है वो भी बदले हुए नजर आएंगे और हम कोई भी टॉपिक है, कोई भी बात है, उसे हंसी मजाक के रूप में भी हम उसे कह सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे हम अगर किसी को सहानुभूति दे रहे हैं, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, हम किसी की आज्ञा ले रहे हैं, हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसी से संवाद करने हैं या हम ऐसी जगह कर रहे हैं कि हम किसी को जोश दिलाने के तो ओजस्वी वाणी के द्वारा, हम कोई एकांकी नाटक के द्वारा, तो इस तरीके से हम अलग अलग रूप में अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए जब हम बात करने का तरीका बताते हैं तो उससे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति में बढ़ोतरी होती है। फिर उसके आगे इसके 5वें बिंदु में जैसे देखी सुनी पढ़ी गई सामग्री को समालोचन रूप में संक्षिप्त व विस्तृत रूप में अभिव्यक्त करना, यानी कि कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करना कि जिसमें कि कहा जाता है कि भाई आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटित हुई, उस घटना के बारे में आप मौखिक रूप से बताइए। तो जब हम किसी भी घटना को मौखिक रूप से बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो उसमें हमारे क्या होते हैं, हमारे खुद के विचार होते हैं, हमारे खुद के भाव होते हैं, हमारे खुद के बनाए हुए शब्द होते हैं। तो उसके द्वारा हमें ये होता है कि हम किस प्रकार से किसी भी चीज़ के बारे में उसको बता सकते हैं, उसको याद करते हुए, उसको काल्पनिक लेते हुए और हम उस बात को बताएंगे और उसका विस्तृत रूप व्यक्त करेंगे। जैसे कि अच्छाई बुराई सारांश पल्लवन समालोचन प्रस्तुत करना। जैसे हम अगर कहते हैं कि भाई गांधी जी की अच्छाइयों के बारे में आप वर्णन कीजिए, तो आप गांधी जी की अच्छाइयों के बारे में वर्णन करेंगे। हम अगर आपको कहते हैं कि हिटलर की बुराइयों के बारे में वर्णन करेंगे, तो आप हिटलर की बुराइयों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करोगे। इसी तरीके से आपको कहा जाए कि समालोचन कीजिए, तो आप किसी भी पैराग्राफ का समालोचन करेंगे। आपको कहेंगे पल्लवन कीजिए, तो आप एक शब्द के 10 लाइनों में भी उसको व्यक्त कर सकते हो। तो इस तरीके से हम मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में विद्यार्थी शिक्षक में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना था। अभी तो क्या था
कि जो बीएड करने के दौरान है, जो प्रशिक्षण के दौरान है, जो छात्रा अध्यापिका है या छात्रा अध्यापक है, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। लेकिन अब हमने तो उसको बढ़ा दी, लेकिन जब वह जाएंगे तो उन्हें आगे भी मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो उस मौखिक अभिव्यक्ति को वो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो स्कूल में जाने के पश्चात वो किस प्रकार से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए छात्राध्यापक निम्न क्रियाकलाप करेंगे जिसके द्वारा कि अब बच्चों की वो मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ा सके। उसके लिए सबसे पहले बच्चों के साथ शब्दों एवं ध्वनियों से खेलते हुए सार्थक अभिव्यक्ति की ओर ले जाना। यानी कि हम जब कि हमारा जो प्रशिक्षण है वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को शब्दों को जोड़ते हुए, जैसे हमने शुरुआत में बच्चों को देखते हैं कि जैसे आम है तो अ पे आ की मात्रा लगी, आ म, इस तरीके से पढ़ाते हैं। तो शब्दों को और ध्वनियों को जोड़ते हुए जो शब्द बनाते हैं और उसके बाद में जो हम उसके सार्थक अर्थ है वहाँ तक ले जाते हैं। तो उसमें हम वर्ण की पहचान कराते हैं, उसको जोड़ना सिखाते हैं, शब्द की पहचान कराते हैं, उच्चारण वर्ण को जोड़ते हैं, 1 वर्ण 2 वर्ण 3 वर्ण 4 वर्ण, उसके बाद में स्वरों से मात्राओं से जोड़ते हुए करते हैं। फिर उसके बाद में संयुक्ताक्षर की जो ध्वनि आती है उसे बताया जाता है। इस प्रकार जो छात्राध्यापक है वो बालकों की सार्थक अभिव्यक्ति करवा सकती है और उन्हें बोलने की जो अभिव्यक्ति है उसमें वो बढ़ोतरी कर सकते हैं। उसके पश्चात हम उन्हें ये बताएंगे कि छोटी छोटी कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, एक अभिनय के द्वारा, एक आशु भाषण के द्वारा, एकांकी हाव भाव के द्वारा हम बच्चों को ये तैयार करवा सकते हैं और उनको स्वर बदलकर एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक व्यक्तियों के, अनेक पात्रों के वार्तालाप को प्रस्तुत करने का एक अभिनय को प्रस्तुत करवा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ बुलवाई जाती है, कहानियाँ सुनाई जाती है, उनसे वापस कहानी सुनी जाती है, फिर उसके बाद में उनसे कविताएं सुनी जाती है। आशु भाषण यानी कि छोटे रूप का भाषण, छोटी स्पीच को कहते हैं आशु भाषण। एकांकी के रूप में एकांकी के अलग अलग पात्र बनवाकर या एक ही बच्चे को 2-3 पात्र का रोल देकर, क्या आप एक बार में रावण का पात्र करेंगे, एक बार राम का पात्र करेंगे, एक बार कर्ण का पात्र करेंगे, तो एक बच्चा क्या करेगा, बार बार अलग अलग पात्रों का जो रोल करेगा तो उसमें क्या करेगा, अपने हाव भाव भी बदलेगा, बोलने का तरीका भी बदलेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें परिवर्तित आएगा और उसे अच्छे से अच्छे बोलने का तरीका सीख सकेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला बिंदु है बच्चों में अपने विचारों को बेहिचक, स्पष्ट एवं स्वेच्छा रूप से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। देखो, बच्चे जब भी कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसको अगर वो किसी प्रकार से दे रहा हो, चाहे वो गलत तरीके से दे रहा हो, लंबे तरीके से दे रहा हो या हिचकिचाते हुए दे रहा है, तो उसको एक बार बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। बोलने का मौका दिए जाने से क्या होगा, उसके बोलने की प्रवृत्ति है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो उसे बोलने का मौका देने से, बेहिचक बोलने का मौका देना चाहिए ताकि वह बोल सके।